हेलो स्टूडेंट्स, हमें इस क्लास में पढ़ना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ओके, अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप्स एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. As the name suggests, partners have limited liability, which means the personal assets of the partners are not attached for paying off the debt of LLP. इसमें ये बोला गया है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो है ये बोथ पार्टनरशिप एज वेल एज जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन दोनों के फीचर्स इसमें होते हैं. ठीक है, मतलब इसमें पार्टनरशिप्स भी होती है या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो दोनों टाइप्स का जो बिजनेस है इसके जो फीचर्स है इसमें आप पाए जा सकते हैं. उसके बाद है एज द नेम सजेस्ट पार्टनर्स हैज लिमिटेड लायबिलिटी, विच मीन्स इसमें जो पार्टनर्स होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी, उनकी जो लायबिलिटी है वो कैसी है? लिमिटेड है. मतलब विच मीन्स दैट पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अटैच फॉर पेइंग ऑफ द डेप्थ ऑफ LLP. मतलब जब भी कंपनी को कोई भी डेप पे करना हो, ठीक है, तो कंपनी के जो पार्टनर्स रहेंगे, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के जो भी पार्टनर्स रहेंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा. उनके पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मांगा जाएगा. ठीक है, मतलब उनकी जो लायबिलिटी है उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड है. ठीक है, उसके बाद है nowadays it has become very popular form of businesses. all ये जो लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस पार्टनरशिप है ये बहुत लिमिटेड, मतलब बहुत पॉपुलर बिजनेस है. ठीक है, ऑल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008. अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हम लोगों को रजिस्टर्ड करना हो तो हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के एक्ट के अनुसार हमें उसे रजिस्टर्ड करना पड़ता है. उसके बाद हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स मतलब क्या हुआ कि इस पार्टनरशिप्स में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. ठीक है, मतलब उस कंपनी को या उस फर्म को किसी भी डेप्ट को पे करना हो, ठीक है, किसी भी डेप्ट को पे करना हो तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को या उनके पर्सनल असेट्स को हाथ नहीं लगाया जाता. उनकी पर्सनल असेट्स का यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अब उसका फीचर्स देखेंगे. द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज द बॉडी कॉर्पोरेट. द LLP and the partners are distinct from each other. द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ये जो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म अलग है एंड देन पार्टनर्स अलग है. इन दोनों को भी सेपरेटली उनको एंटिटी दी गई है. ठीक है, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट LLP एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. ये जो LLP हुआ मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म एंड देन पार्टनर्स बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. दोनों भी एक दूसरे से कैसे अलग है. ठीक है, इन दोनों को एक नहीं करते. उसके बाद है अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते और मैक्सिमम अनलिमिटेड. मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं रखी है, आप कितने भी पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. उसके बाद है थर्ड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भी कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतना कैपिटल लाओ, मिनिमम आपने 10,000 लाना ही चाहिए, मिनिमम 1 लाख लाना ही चाहिए. ऐसी कोई भी मिनिमम लिमिटेशंस नहीं रखी है. कोई भी पार्टनर्स कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है. उसके बाद है इट इज़ ए सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू कॉपरेट. ये जो फॉर्म है ये बहुत सिंपल है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो. उसके बाद है द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू ही शेयर्स एज रिटन इन द अग्रीमेंट. ठीक है, मतलब जो लायबिलिटी है हर पार्टनर्स की, जो कंपनी में जितने भी पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है. किस टू ही शेयर्स, उन लोगों ने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उतने शेयर्स, जितने शेयर उन लोगों ने परचेज किए हैं उतनी उनकी लायबिलिटी है एज रिटन इन द अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में जो लिखा गया है, जो पार्टनर्स के लिए जितने शेयर्स उन लोगों ने परचेज किए थे, ठीक है, उतनी ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. उसके बाद है इट हैज़ ए लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन. आप जब इस
इस कंपनी का फॉर्मेशन करते हो, इसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता, कम कॉस्ट में भी आप इस फर्म का फॉर्मेशन कर सकते हो। उसके बाद है देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द एलएलपी एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। मतलब आपको एलएलपी ज्वाइन करना हो या आपको एलएलपी छोड़ना हो, ठीक है, आप अगर एलएलपी ज्वाइन कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, ठीक है। बस बट एक्सपेक्टेशंस बट एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बट आप लोगों ने अगर जब अग्रीमेंट करते हो, आप पार्टनरशिप फर्म का अग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो अग्रीमेंट में जो लिखा गया है आप लोगों को उतना फॉलो करना पड़ता है। ये छोड़ के गवर्नमेंट ने आपको ज्वाइनिंग के लिए या लिविंग के लिए कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है। उसके बाद है डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज अ नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। डबल टैक्सेशन को इसमें अवॉइड किया गया है, ठीक है। और देयर इज अ नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट, आपको शेयर्स के ऊपर जितना भी प्रॉफिट्स होता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, इस पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब कंपनी को किसी भी डेप्ट को अगर पे करना हो, कोई भी कंपनी के ऊपर कर्जा हो, तो कंपनी जब अपनी लायबिलिटी पे करती है तब पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को अटैच नहीं, पर्सनल असेट्स को टच नहीं किया जाता है, ठीक है। उनकी जो लायबिलिटी होती है, उन्होंने जितने शेयर्स परचेस किए हैं, ठीक है, उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। उसके बाद है इसमें फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड, देयर इज अ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम पार्टनर्स। उसके बाद है वो इट इज़ अ सिंपल फॉर्म, ये बहुत सिंपली हम इसको फॉर्म कर सकते हो, इजीली इसको ऑपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मिनिमम कैपिटल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद है इट हैज़ अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, आप इसमें बहुत कम कॉस्ट में इसका फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। और देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर ज्वाइनिंग और लिविंग द एलएलपी। ज्वाइन करने के लिए या लिविंग करने के लिए, छोड़ने के लिए या आप कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। द नेचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी हम एसोसिएशंस को जब भी हम फॉर्म करते हैं तो वॉलेंटरीली करते हैं, खुद के ही वॉलेंटरीली करते हैं, ठीक है। और ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो होता है, ठीक है, आर्थिक तो होता ही है, बट उसके साथ साथ सर्विस ओरिएंटेड होता है। मतलब उसका जो मेन जो उद्देश्य होता है वो सर्विस ओरिएंटेड होता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होता है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। आपको जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करना हो तो उसका जो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। उसका रजिस्ट्रेशन आप करोगे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर फॉर्म करना है तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 से उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अब उसके फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला फीचर्स है रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. Okay, the membership of cooperative society is open to all. The मेंबरशिप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर्स बनना हो तो कोई भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है। ये खुला, ये इसका मेंबरशिप बनने के लिए ये इज ओपन टू ऑल, सभी के लिए ये ओपन किया गया है। उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 10। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, 10। एंड मैक्सिमम नो लिमिट्स, मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट्स नहीं दी गई है, बट मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं। अगर मिनिमम 10 मेंबर्स हो तभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। उसके बाद है
it differs from other forms of organization as its aim is not maximization of profit but to provide services to its member. ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अदर ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन मोटिव होता है वो मैक्सिमाइज इज नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती। उसका जो मेन मोटिव होता है इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, वो अपने मेंबर्स को मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड होता है एंड देन प्रॉफिट गेन। ठीक है, उसके बाद वो प्रॉफिट गेन उसका मोटिव होता है। अब सेकेंड 6 है द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है एंड देन पार्ट मेंबर्स अलग है। ये दोनों भी पर्सन से सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन दोनों को एक नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद है द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर्स। ये जो है ये डेमोक्रेटिक है। ठीक है, देयर इज अ इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, द फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मेंबर्स वन वोट्स। ठीक है, ये जो है डेमोक्रेटिक्स कंपनी है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और ये इसका जो इसके लिए जो है सभी को वोटिंग राइट्स दिया गया है, जितने भी मेंबर्स हैं सभी को वोटिंग राइट्स है। वन मैन वन मेंबर्स वन वोट, इसका प्रिंसिपल है एक पर्सन एक वोट करेगा। ठीक है, एक पर्सन एक वोट करेगा। उसके बाद है 8 है there is a control and supervision by the state government on the working of cooperative organization। cooperative organization जो भी वर्क करती है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का सुपरविजन होता है, कंट्रोल होता है। मतलब आप लोगों को टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, देखती कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है। आप ठीक है, आपने अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो आपके ऊपर कंट्रोल रखती है, आपको सुपरविजन करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर उसका कंट्रोल होता है एंड सुपरविजन होता है। ठीक है, ये देखिए हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स देखे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके बाद है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव इज सर्विस प्रोवाइडर है एंड देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद है इसके लिए जो मिनिमम मेंबर्स है वो 10 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड, उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं रखी है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके जो मेंबरशिप है इज ओपन टू ऑल, सभी के लिए इसकी मेंबरशिप को ओपन किया गया है। ठीक है, कोई भी इस सोसाइटी का मेंबर्स बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, इसमें जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी है उसके लिए। ठीक है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं, लिमिटेड है। उसके बाद है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ये डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अदर ऑर्गेनाइजेशन से कैसी है, डिफरेंट है। ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटिव मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट नहीं है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका मेन मोटिव है टू सर्विस प्रोवाइड टू द मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद है ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग एंड देन पार्टनर्स मेंबर्स अलग। ठीक है, दोनों भी अलग अलग पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग माना जाता है एंड देन मेंबर्स को अलग माना जाता है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल और सुपरविजन किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, आज हमने देखा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।